होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज के क्लास में हम लोग पूरा थ्योरी से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक सब इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन हुआ। एक इक्वेशन हम लोग को अलग से लेना है तो हम क्या ले लें इसको, सपोज दैट इसको a1 है, इसको b1 है, इसको c1 ले लेते हैं। ये a2x हो जाएगा, ये b2y हो जाएगा और ये c2 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन लीनियर है और दो इक्वेशन है, इसलिए इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 हो। इसमें देखो जो भी वेरिएबल है x और y, इसका पावर एक ही है, किसी में 2 या 3 यानी स्क्वायर और क्यूब पावर नहीं है ना। तो ऐसे इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो और जिसमें 2 वेरिएबल हो उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे, ऐसे दो इक्वेशंस को, ठीक है। अब इसमें a क्या है बता सकते हो? a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x और b इज ए कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि इस जो इक्वेशन गिवन है इसका पहले तो ग्राफ बनाना सीखना है हमें, कि दो इक्वेशन दिया होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि इस दो जो इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा और कितने तरह के सॉल्यूशन होंगे। 3 तरह के सॉल्यूशन कंडीशन क्रिएट होता है। पहला क्या कि इसका एक सॉल्यूशन हो यानी यूनिक सॉल्यूशन हो, दूसरा क्या होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना हो, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि किस कंडीशन में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर यूनिक कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही x और y का एक ही ऐसा वैल्यू हो जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो a1 बाई a2 यानी x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो y का जो कोफिशिएंट है b1 बाई b2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। फॉर एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज दैट कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। हमें बताना है कि इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे। अगर होंगे तो एक सॉल्यूशन होंगे या इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन x और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेते हैं। दैट मीन्स a1 बाई a2 पहले फाइंड करते हैं, देखते हैं a1 बाई a2 क्या आता है। a1 बाई a2 आ गया 2/3, ठीक है। अब b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। b1 बाई b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट जो कि 3/4 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इस दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन के इन्फिनाइट सॉल्यूशन इतने ज़्यादा कि x और y का वैल्यू हम कुछ भी रखें वो आगे का सॉल्यूशन निकलता चला जाए, उसको हम लोग इन्फिनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2। यानी x का जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा, y का कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एग्जांपल हो गया सपोज दैट 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं
4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें निकालते हैं a1/a2, देखो तो क्या होगा, a1/a2 2/4 कट के आएगा 1/2, b1/b2 क्या होगा, इधर लिख लेते हैं इसको, b1/b2 3/6, ये भी कट के आया 1/2 एंड c1/c2 ले लेते हैं। c1/c2 क्या होता है, कांस्टेंट वाली वैल्यू जो 5 और 10 है, तो 5/10 कर लिया, ये भी कट के आ गया 1/2। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, a1/a2 भी 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो गया। तो जब तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक तीसरा कंडीशन क्या है कि हो सकता है इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, उस कंडीशन से हम चेक कर लेंगे। थर्ड कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी x और y का कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट का जो रेशियो हो वो इक्वल ना हो। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम लोग निकालेंगे भी, ग्राफ के माध्यम से भी निकालेंगे और इसके कई प्रोसेस हैं सॉल्व करने के, वो सारे प्रोसेस को हम लोग डील करेंगे। आज पूरा एक्सरसाइज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, सपोज दैट एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लिया। दूसरा इक्वेशन ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन ले लिया। अब इनका रेशियो निकालते हैं, a1/a2 निकाल के देखते हैं। a1/a2 क्या होगा, 2/4, 2/4 यानी कट के 1/2 आया। b1/b2 क्या होगा, b1/b2 3/6, ये भी कट के 1/2 आया। और लास्ट है c1/c2 जो कितना है 5/8। तो यहाँ पे 5/8 आया, 1/2, 1/2। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो डैट मीन्स इस कंडीशन में इस दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। डैट मीन्स x और y का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हेंस नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के 3 कंडीशन है वो तो तुम लोग को पता चल गया। जो भी प्रोसेस सीखा वो एल्जेब्रिकल मेथड था। ठीक है, लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से हमें बोले कि बताना है आपको कि जो गिवन इक्वेशंस है उसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी हम बताएंगे, हालांकि तुम लोग 9th में पढ़े होगे, ग्राफ बनाना तो सीखे होगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, जो दिए हुए इक्वेशंस होंगे उसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कैसा बन रहा है। अगर ग्राफ जैसे फॉर यूनिक सॉल्यूशन है, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा पता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा x एक्सेस है। ठीक है, ये x डैश है, ये y एक्सेस है एंड y डैश है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। डैट मीन्स अगर ये ग्राफ हमारा किसी इक्वेशंस का है, सपोज दैट ये मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा कोई ग्राफ बनाया जो दूसरे इक्वेशंस का होगा, दो इक्वेशन तो गिवन नहीं होंगे क्वेश्चन में। अब दूसरा इक्वेशन का ग्राफ सपोज दैट ऐसे गया, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का ग्राफ बना। अब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यही पॉइंट हमारा आंसर होगा और एक जगह कट किया है, डैट मीन्स एक ही सॉल्यूशन होगा इसका।
अब कितना होगा वो कैसे फाइंड होगा, तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे मिला लेंगे और वाई एक्सिस पे भी मिला लेंगे। सपोज दैट मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके है, और यहाँ पे 1 और 2 ऐसे करके नंबर्स हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ मिला, 1 पे, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1। वाई एक्सिस पे कहाँ मिला, 2 पे, तो वाई के वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ये हम लोग एजम्पशंस किए हैं इसका, कि मान लेते हैं कि 1 पे कटा है, यहाँ पे कटा है और ये 1 से जाके मिला, P पे कटा है और वो 2 पे जाके मिला। अब तो ग्राफ बनाएंगे रियल में तो पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ कटता है, लेकिन फिलहाल इस ग्राफ के हिसाब से जिस पॉइंट पे वो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम लोग x और y एक्सिस को मिला देंगे। ठीक है, अब ये मिलाएंगे तो x पे कहीं आकर तो मिलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे कहीं भी मिले। यहाँ पे 1 पे मिला है, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 हो गया, और y एक्सिस पे 2 पे मिला है, दैट मीन्स y का वैल्यू 2 हो गया। तो ग्राफ से हम लोग इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर लिए, ग्राफ बनाएंगे उससे हमारा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या देना है कि जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा, कट एट ओनली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेगा, दैट मीन्स वही पॉइंट हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर बारी आता है इन्फिनाइट सोल्यूशन का। इन्फिनाइट सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस, ये ओरिजिन। एक इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा जब इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो वो भी इसी के ऊपर चला जाएगा, वो ग्राफ भी इसी के ऊपर लाई करेगा। बिल्कुल, ये दूसरा ग्राफ भी अगर बनाएंगे तो वो भी इसी के ऊपर लाई करेगा, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही लाइन पे दोनों का ग्राफ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दो जो इक्वेशन गिवन है इसके इन्फिनाइट हल होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि ये हर जगह कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ 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 भी कट कर रहा है। तो ये हर जगह जब कट कर रहा है तो सारा पॉइंट्स क्या है, सारा पॉइंट सोल्यूशन होगा। जहाँ पे लाइन एक दूसरे को कट करता है सोल्यूशन तो वहीं होता है। यहाँ पे एक जगह कट किया था तो एक सोल्यूशन हुआ, बट जब एक के ऊपर ही दूसरा लाइन जा रहा है डैट मीन्स वो हर जगह कट करेगा, है ना। तो इसका मतलब इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। इसमें लाइन क्या होगा, एक दूसरे पर कोलैप्स कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पर, एक के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा। तो जब इस तरह का ग्राफ बने तो हम कह सकते हैं, देख के क्या बोलेंगे कि इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। अब बच गया नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, हाँ वो पैरेलल होगा। जैसे सपोज दैट ये x और y एक्सिस हम ले लिए, ये 0 है, और ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरा जो इक्वेशन गिवन है उसका ग्राफ अगर बिल्कुल इस तरह से जाए, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल गया ना बिल्कुल, ये कभी एक दूसरे को कट करेगा तो कट नहीं करेगा, जिससे कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाए, अभी हम लोग एग्जांपल लेके जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ ग्राफ समझ लो कि अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है डैट मीन्स ये कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलता, डैट मीन्स ये कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और कहीं इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा। यानी जब लाइन पैरेलल जाए तो नो सोल्यूशन होता है। इसका ग्राफ में पैरेलल लाइन जाएंगे तो इसका होगा नो सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हो या इन्फिनाइट सोल्यूशन हो, ये दोनों ही कंडीशन को हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। सोल्यूशन होना चाहिए, एक हो या इन्फिनाइट हो। तो जिस इक्वेशंस के, पेयर ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस, और जिनका सोल्यूशन ना हो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन में आ जाएगा। और ये कंडीशन नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, तो जब सॉल्यूशन ही ना निकल पाए उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 3A का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2019 में CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y = 12 एंड x - y + 1 = 0। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना ही होगा हमें, तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x + 2y = 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक साइड रखेंगे और y को दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो डैट मीन्स ये क्या होगा, 3x 12 - 2y, और अगर x का वैल्यू निकालना चाहे यहाँ से तो x का वैल्यू क्या होगा, 12 - 2y/ 3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बारी बारी से y का वैल्यू रखते रहेंगे और x का वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान यह रखना कि y का ऐसा वैल्यू लेना ताकि वो 3 से कट जाए। ये जो रिजल्टेंट जो भी यहाँ पे आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए, नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, फिर हमें ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो जब हमें स्वतंत्रता है कि हम कोई भी ले सकते हैं y का वैल्यू, तो वैसा वैल्यू लें ताकि 3 से वो कट जाए, यानी ये ऊपर में जो है वो 3 का ही मल्टीपल कुछ आए, तभी तो 3 से कटेगा। और 3 से जब कट जाएगा तो अच्छा सा आंसर इंटीजर्स में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम क्या लें बताओ, y का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, लेट y = 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 - 0/3 यानी 4। y का वैल्यू 0 लिया, x का वैल्यू 4 आया। अब अगर 1 लेंगे यहाँ पे तो 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 3 से कटता नहीं, तो 1 नहीं लेंगे, 2 लेके देखते हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 8, वो भी नहीं कटता, फिर 3 लेके देखते हैं, अगर y के वैल्यू 3 लेंगे तो ये कट जाएगा। तो हम लोग y के वैल्यू यहाँ से 3 लेंगे, 1 और 2 नहीं लेंगे, अदरवाइज़ वो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो y के वैल्यू अगर 3 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 - 2 × 3/3 यानी 6/3 जो कि 2 आए। एक वैल्यू और ले लेते हैं, कम से कम 3 वैल्यू निकालते हैं। तो अब अगला वैल्यू क्या ले y का, 4 लेंगे तो नहीं होगा, कटेगा ही नहीं, 5 लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 6 लेंगे तो कट जाएगा। तो हम लोग अगला वैल्यू y = 6 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 12 - 2 × 6/3 यानी 0/3 यानी 0। तो अब इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल कैसे बनेगा, एक तरफ x और y लिखेंगे। y के वैल्यू हम लोग क्या के लिए, 0, 3 और 9, तो y वाला कॉलम में 0, 3 और 6 ले लेंगे, और x का वैल्यू क्या है, 4, 2 और 0, 4, 2 और 0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहला जो इक्वेशन था उसका ग्राफ बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए हमें वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर y माइनस में होता है, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब इस नंबर को प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0, यानी x 4 हम लोग यहाँ लेते हैं, y तो 0 है तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, यहीं पर पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या होगा, x अगर 2 लेंगे तो y 3, x 2 यहाँ पे है और y 3 लेना है, डैट मीन्स इसको 3 तक हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, x अगर 0 है तो y 6 है, x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और y 6 यहाँ पे, यानी तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो ये तो ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया, इसको यूँ मिला दिया, ये हमारा पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, x - y + 1। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं हम लोग, x - y + 1 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x = क्या होगा, y - 1। अब y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या रखेंगे,
अपनी मर्जी से रखना है, यहाँ पे कोई डिवाइड करने का भी झंझट नहीं है। डैट मीन्स ये आसानी से कुछ भी रख लेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा, बट बहुत ज़्यादा नंबर मत रख देना, नहीं तो फिर प्लॉट करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू सपोज दैट 0 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा ना, 0 -1। y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 - 1 क्या होता है, -1। अब y का वैल्यू सपोज दैट हम 1 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0, और y का वैल्यू जब हम 2 रख लेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1, 2 - 1 1। अब इसके भी तीनों पॉइंट्स मिल गए, y = 0 है तो x = -1 है, y = 0 यहाँ पे, x = -1 है, यानी पहला पॉइंट हमारा ये हो मिला। दूसरा क्या है, x 0 तो y 1, x 0 यहाँ पे है, y 1 यहाँ, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, y 2 और x 1, तो x 1 यहाँ पे है और y 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दे तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये कौन सा किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, x - y + 1 = 0 का, और ये जो ग्राफ ड्रॉ किए थे वो किए थे 3x + 2y = 12 का ग्राफ था। अब ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट किया एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, x को भी मिला देंगे और y एक्सिस को भी मिला देंगे, जिससे हमारा x और y वैल्यू आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर x एक्सिस से मिला दिया हमने तो x का वैल्यू कितना आया, 2, और y एक्सिस से मिलाए हैं तो y का वैल्यू 3। वेरी गुड, तो y = 3 आ गया, आंसर निकल गया हमारा, यही आंसर होगा। तो ग्राफ के द्वारा भी हम लोग आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्राफ के द्वारा देगा, इसी तरह से ग्राफ को प्लॉट करेंगे और देखेंगे वो पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस को मिला देंगे, फिर वही हमारा आंसर देगा। 29 देखते हैं 3a का। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन दिए हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, पिछला क्वेश्चन में हमने किया था, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें एक ट्रेपेजियम बनेगा जो इन दोनों ग्राफ और x और y एक्सिस से बनेगा, ठीक है। तो उस ट्रेपेजियम का जो वर्टेक्स होंगे चारों, उन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा और साथ में उस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशंस है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन इस बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, x का कुछ वैल्यू लिया, y का वैल्यू निकाला, ठीक है, 3 वैल्यू लेते थे और निकालते थे। बट इस बार मैं सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड बता रहा हूँ तुम लोग को। उसमें क्या करना होता है, तो जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से दोनों साइड डिवाइड कर दो। जैसे पहला इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, 2x/2, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, y को भी 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया। सेम नंबर से दोनों साइड तो डिवाइड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डैट मीन्स अब इसको कट भी कर दिया, ये तो कटेगा नहीं, ये भी कट गया, यानी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, x + y/2 = 1। x के नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो गया, इससे हमें ये पता चला कि ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इस ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का, वो x एक्सिस को 1 पे कट करेगा और y एक्सिस को 2 पे कट करेगा। तो डायरेक्ट हम ग्राफ अब ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें 3 पॉइंट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग करके देख लेते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है निकालने का, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो देखो ये हमारा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो देखो x एक्सिस को कहाँ कट करता है, 1 पे, यानी x एक्सिस पे 1 पे हमारा एक पॉइंट हो गया, y एक्सिस पे 2 पे
कट करेगा, वाई एक्सिस पे 2 पे पॉइंट लगा दिए, हो गया। अब इनको मिला दो, कितना सिंपल है। ये बहुत ही सिंपल मेथड से ग्राफ बनाने का, टाइम भी बचाएगा। यो ग्राफ बन गया हमारा, और ये ग्राफ किसका हो गया, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन का भी ग्राफ सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 6 से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 2x बाई 6 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 6 बाई 6। ये तो कट गया 3 बार में। ये हो गया x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा। यानी ये x एक्सिस को कट करेगा 3 पे, तो x एक्सिस पे 3 पे पहला पॉइंट दे दो। y एक्सिस को कट करेगा 6 पे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे। ठीक है, 6 पे कट कर गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, सेकेंड इक्वेशन, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। अब यहाँ पे ट्रेपेजियम कहाँ बना, तो ये दो ग्राफ जो प्लॉट किए हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस, इसके बीच में ये जो बना ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, ट्रेपेजियम की ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गए और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो गए। अब इनके चारों जो वर्टेक्स हो गए, इनका नाम दे देते हैं। सपोज दैट ये A हो गया, B, C और ये D। इनका वर्टेक्स का पहले तो कोऑर्डिनेट बताना है। ये कहाँ कट किया, यहाँ पे बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये का x एक्सिस पे कट किया है तो 1 और y 0। x और y दोनों कोऑर्डिनेट बताना है ना। x कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ऊपर तो उठा ही नहीं है, बिल्कुल x एक्सिस पे ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 एंड 0। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 0, 3 और 0। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 6। पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को। D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 6, 0 और 2। ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकल गए इसके। अब हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो देखना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो, अगर हम ये ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, ध्यान से देखना, अगर ये हम बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, कौन सा, ओ बी सी, और उसके बाद ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया को हम माइनस कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। जो बचेगा वो यही एरिया होगा, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक बार समझ लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारे ट्रेपेजियम का एरिया होगा। क्लियर है एरिया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ तो ठीक है, बेस क्या होगा बताओ, ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये ले लेते हैं 0 से लेकर 3 तक, 3 यूनिट, 3 यूनिट्स हुआ ना बेस, और हाइट क्या होगा 0 से लेकर 6 तक। वेरी गुड, तो 6 हो गया। ये निकल गया हमारा ओबीसी का एरिया। अब ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/2, बेस इसका कितना हो गया, सिर्फ 1 यूनिट, और हाइट हो गया 2 यूनिट। अब 2 से कट कर दो इसको 3 बार में, ये हो गया 9 माइनस 1, यानी 8 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट दिया हो स्क्वायर यूनिट हम लोग लिखते हैं। ये हमारा एरिया निकल गया ट्रेपेजियम का। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। कैसे हम लोग वर्टेक्स लिखेंगे, कैसे उसका एरिया निकालेंगे, कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये तीनों चीज़ समझ गए तो एक साइज का सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, मेथड से सीखेंगे। अभी तक हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम लोग एल्जेब्रिकल मेथड से सीखेंगे। 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीनों मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि तीनों मेथड्स आपका क्लियर भी हो जाए और साथ में विश्वास भी जगे कि किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इस मेथड से बनाएंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप सही बना रहे हैं, प्रोसेस सही है, तो किसी भी मेथड से बनाएंगे आंसर सेम आएगा। अब सबसे इजी मेथड अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। कई बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि ऐसे तो हार्ड लगता है लेकिन कई बार वो आसान पड़ जाता है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम केस में सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड है। मैक्सिमम केस में एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी है, बट क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड्स स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में क्या करना होता है, नाम से ही पता है, किसी एक वैल्यू निकाल लेंगे, x का निकालें चाहे y का निकालें पहला इक्वेशन से, और उसको दूसरे इक्वेशन में रख देंगे ताकि वो वैल्यू ख़त्म हो जाए, वेरिएबल एक ही बचे हमारा। ठीक है, एक ही वेरिएबल बचेगा। जैसे सपोज दैट यहाँ से पहला इक्वेशन है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 3y इक्वल टू 2x इक्वल टू 17 माइनस 3y, y को उधर लेके चले गए, हमें x का वैल्यू चाहिए तो 2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। डैट मीन्स x इक्वल टू लिख सकते हैं 17 माइनस 3y बाई 2। x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके हम दूसरे इक्वेशन में उसकी जगह पर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जैसे निकला ना, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। तो क्या होगा, 3x था तो 3x की जगह पे क्या रखेंगे, 17 माइनस 3y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इसी को सॉल्व करना है। हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है y, उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। हम लोग इसको करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 माइनस 9y बाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 6। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 2, ये 51 माइनस 9y माइनस 4y इक्वल टू 6। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 51 माइनस 13y इक्वल टू 12। अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस 13y इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 51, यानी माइनस 13y इक्वल टू कितना होगा, इसको माइनस किया तो 9 और 30, यानी 39 हो गया माइनस 13y का। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगा, माइनस 39 बाई माइनस 13, कट गया 3 आ गया, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू 3 निकल गया। अब y के वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किसी इक्वेशन में, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में, 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 2y था तो 2x प्लस 3y है, तो 3 इंटू 3 कर लिया इक्वल टू 17। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें, 2x इक्वल टू 17 माइनस 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू कितना होगा, 8 बाई 2 यानी 4। दोनों वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें एक किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आसान है, ये मेथड भी आसान है, ये आपको और भी आसान लगेगा। इसी क्वेश्चन से ये भी बनाएंगे, इसी इक्वेशन से। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 17 है, फिर है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें x या y कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इक्वल कब होगा, तो इसके कोफिशिएंट से इस ऊपर वाले को और ऊपर वाले के कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है ना, तो इससे नीचे वाले को, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कोफिशिएंट से इसको और इसको कोफिशिएंट से इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या,
करके देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको करेंगे, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। तो ये हो गया 6x + 9y = 51, और इसको 2 से करना है तो ये 6x - 4y = 12 हो गया। अब माइनस करना होता है, माइनस में नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ये 6y प्लस में था, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये तो कट गया। अब ये कितना हो गया 13y = कितना 39 हुआ ना। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें हम लोग, तो 39/13 यानी कितना आ गया 3। y का वैल्यू 3 आया था, यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है, सेम आंसर है। अब इस y के वैल्यू 3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y = 3 लिखा है, y = 3 इन 1 में पुट कर देते हैं। 2x + 3y है तो y की जगह 3 रखा, = 17। 2x = कितना हो गया 17 - 9 यानी 8। x = कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4। यानी x की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया। दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस तो खैर अलग है ही आंसर में। अब हम लोग थर्ड मेथड से भी इसको निकालेंगे, जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, और इससे निकाल के देखते हैं कि इसका आंसर। पहले तो ये कैसे करेंगे वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तब तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, जो हमको लगे कि ज़्यादा बेटर है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो पता आपको प्रैक्टिस से चल जाएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा आदमी समझ जाएगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान होगा किसी इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब दिया ही हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है 2x + 3y। इस 17 को इस साइड लेके चले आएंगे, राइट हैंड साइड सिर्फ 0 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखिएगा 0। और ये क्या हो गया 3x - 2y - 6 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसमें 3 स्लॉट बनाएंगे, x के लिए, एक y के लिए और एक 1 के लिए। तो बना देते हैं हम लोग, x के लिए एक स्लॉट = y के लिए एक स्लॉट और 1 के लिए एक स्लॉट। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान देना। जैसे x के नीचे क्या लिखना है, उसके लिए हम x को ढक देंगे। ठीक है, x को ढक दिया। अब उसका अगला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी 3 को 6 से। ठीक है, और इसी के नीचे वाला से फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस लगाते हैं। यानी इन दिनों को गुना करके जो आएगा फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर इन दिनों को मल्टीप्लाई करके जो आया वो लिखेंगे। तो क्या होगा देखो, 3 को अगर -6 से गुना किए, 3 × -6 और एक माइनस लगता है फॉर्मूला में, और उसके बाद क्या होगा -2 को -17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया x के नीचे। y के नीचे क्या होगा, y वाले को ढक देंगे। ठीक है, तो क्या होगा -17 × 3, ऊपर वाले से अगला नीचे वाले को -17 × 3, फिर माइनस इसी के नीचे वाला -6 से 2 को। ठीक है, क्लियर है। जिस नंबर के नीचे का हमको लिखना है ना वैल्यू, जिस वेरिएबल के, उसको ढक देंगे और उसका अगला वाला टर्म से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को, फिर उसी के नीचे वाले से ऊपर वाले को। ये पैटर्न याद रखना, और बीच में माइनस आएगा। कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पैटर्न याद रखना कि कैसे माइनस करते हैं हम लोग। अब हम लोग कांस्टेंट के लिए जब जा रहे हैं, 1 यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को ढक देंगे। तो क्या होगा 2 × -2, 2 × -2, बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, अब इसी के नीचे वाला से ऊपर वाले को, यानी 3 × 3। मेन काम ख़त्म हो गया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा। यही लिखना सबसे कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ध्यान से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब क्या होगा देख लो, x = ये हो गया -18, ये +34 हो गया, और आगे में माइनस है तो -34 हो जाएगा। y = -51 + 12, ये हो गया 1/-4 - 9। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
x इक्वल टू कितना हो गया ये -52, ये हो गया y इक्वल टू -39 और ये हो गया 1/-13। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक है, अब x को हमें सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले को और कांस्टेंट को लेंगे, सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। y का जब निकालना हो तो y वाले को लेंगे और कांस्टेंट वाले को लेंगे। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो x के लिए क्या लेंगे हम लोग, पहला और तीसरा को, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लेंगे। तो पहला है x/-52 और थर्ड है 1/-13। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस तो कट ही कर देते हैं हम लोग। x इक्वल टू हो जाएगा 52/13 जो कि 4 आया। देखो x का वैल्यू 4 इसमें भी आया था, x का वैल्यू 4 इसमें भी आया, x का वैल्यू 4 इसमें भी आया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड और थर्ड में क्या था, y/-39 इक्वल टू 1/-13। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 39/13 डैट मीन्स 3। y के वैल्यू भी 3 आया, यहाँ भी y का वैल्यू 3 आया था और यहाँ भी y का वैल्यू 3 आया। यानी किसी भी मेथड से बनाए आंसर तो सेम आना है, इस मेथड से बनाना है। ठीक है, चलो थैंक यू।